नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई मन लगा के कर रहे होंगे। आपका स्वागत है हमारे यश एडुकेटर चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए, यहाँ पर हम आपके साथ क्लास 12 की आर्ट्स स्ट्रीम की हिस्ट्री देख रहे थे और पॉलिटिकल साइंस आपको मैं पढ़ाता हूँ। मैं यहाँ पर हिस्ट्री का चैप्टर 2 पढ़ा रहा था। उसमें मैंने आपको चैप्टर 2 में बहुत सारी चीज़ें बताई थी, लेकिन कुछ टॉपिक्स बच गई थी, उसको भी आपको बताना है। आइए आज से स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने आप लोगों को क्या समझाया था कि मौर्य साम्राज्य के सभी राजाओं के नाम बारे में बता दिया था। उसके साथ ही आपको मैंने पूरी तरीके से मौर्य साम्राज्य की संरचना के बारे में बताई, किस तरीके की प्रशासन थी या किस तरीके की, मतलब आप कह सकते हैं कि शासन व्यवस्था संचालित होती थी, कहाँ कहाँ राज्य स्थापित होते थे, जहाँ से अन्य क्षेत्रों में शासन व्यवस्था संचालित होती थी, एवं क्या कह सकते हैं आप यहाँ पर आप मतलब सारी चीज़ों का आपने बारीकी से देखा। आपने देखा कि कहाँ कहाँ से मौर्य साम्राज्य की जानकारी के स्रोत मिलते हैं। ये भी देखा कि मगध आखिर इतना मजबूत कैसे हुआ, जो एक महाजनपद के रूप में, एक सबसे शक्तिशाली महाजनपद के रूप में प्राचीन काल में उभर कर आया था, जहाँ अनेक शासकों ने अपना योगदान दिया, अपना कूटनीतिक शक्ति से उसको इस तरीके से साम्राज्य विस्तार किया। हम देखेंगे किस तरीके से वहाँ से दक्षिण की ओर प्रभाव बढ़ता है। उसके साथ ही गुप्त वंश जब आइएगा तो फिर पाटलिपुत्र आपको पढ़ना होगा। पाटलिपुत्र उस समय इस चंद्रगुप्त प्रथम के काल में उसकी राजधानी थी। ये सारी चीज़ें आपको विस्तार बाय विस्तार बताया जा रहा है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए, हम आपको मौर्य साम्राज्य के बारे में बता दिए कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम कब था। पूरा समय काल है 321 से ईसा पूर्व से लेके आपका 185 ईसा पूर्व तक आपका मौर्य साम्राज्य का ईसा पूर्व है। इसमें मैंने ये भी बताया कि अंतिम शासक जो है वो बृहदत्त है। इसकी हत्या कौन करता है? पुष्यमित्र शुंग। इस चीज़ को आप जानते हैं, मैंने आपको पहले बनाया। जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनसे मेरा कहना है कि आप इससे पहले वाले वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि आप अभी देखिएगा आपको कुछ समझ आएगा नहीं। चलिए, एक बृहदत्त शासन था, अंतिम शासक मौर्य साम्राज्य का, और उसकी हत्या कौन करता है? पुष्यमित्र शुंग। अब देखिए, पुष्यमित्र जो शुंग है यही अब क्या करेगा कि अपना शासन व्यवस्था स्थापित करेगा, जिसको हम कहेंगे शुंग वंश। देखिए, शुंग वंश शासन 185 ईसा पूर्व से आरंभ हो जाएगा और लगभग 75 ईसा पूर्व तक चलेगा। देखिए, शुंग वंश जो है यहाँ पे ये वैष्णव संप्रदाय से है। देखिए, वैष्णव प्रश्न का मतलब यहाँ यह हो जाता है कि इसे आप जानते हैं कि अशोक जो है बौद्ध धर्म के प्रति लगाव था, और उस समय चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में भी पता कि उन्होंने जैन धर्म को अपनाया। फिर आजीवक संप्रदाय यानी बिंदुसार के बारे में आपने पढ़ा, अशोक के बारे में पढ़ा कि बुद्ध और जैन उसमें प्रमुख शक्ति मतलब धर्म थी, और उसको राज्य शक्ति मतलब राज्य प्रसार जो है, मतलब राज्य का जो प्रोत्साहन है उसको प्राप्त था। तो उस समय वैष्णव धर्म को उस तरीके से प्राप्त नहीं हुआ। जिसे ही मौर्य वंश की समाप्ति होती है, उसके बाद शुंग वंश जब आते हैं तो इसने क्या किया कि बौद्ध जैन धर्म को छोड़कर जो वैष्णव धर्म है, जो सनातन धर्म है, उसको प्रोत्साहन देना चालू किया, उसको बढ़ावा देना चालू किया। लेकिन हालांकि कोई छाप छोड़ नहीं पाया। इसका जो शासक है, इसका शासक पुष्यमित्र शुंग है। इन्होंने वैष्णव धर्म को प्रश्रय दिया, और वही चीज़ें हैं जो आपको मैंने बताया। इसका कोई तत्कालिक छाप नहीं छोड़ पाया। इसके साथ ही एक और वंश आता है जिसकी हत्या मतलब शुंग वंश के जो अंतिम शासक होते हैं उसकी हत्या करने के बाद फिर कर्ण वंश की स्थापना होती है।
देखिए कण्व वंश, ये जो है इसके जो शासक हैं, इसके शासक आपको वासुदेव कहे जाते हैं। ठीक है, और ये 100 मतलब 75 ईसा पूर्व, 78 ईसा पूर्व से लेकर लगभग 25 ईसा पूर्व तक चला शासन। शुंग वंश से थोड़ा प्रभाव भी डाला, लेकिन इसका कोई छाप नहीं पड़ा, कोई राजनीतिक छाप नहीं। देखिए मौर्य वंश के बाद ये दो छोटे वंश की स्थापना हुई थी जो काफ़ी दिनों तक नहीं चल पाई। देखिए मौर्य वंश, देखिए आपको मेरे विस्तार से पता था कि हर्यक वंश की अंतिम शासक किस तरीके हत्या करने के बाद शिशुपाल वंश की स्थापना हो जाती है। उसी के साथ ही जब उसका अंतिम शासक का हत्या हो जाता है तो महापद्मनंद नंद वंश की स्थापना हो जाती है। उसी प्रकार मौर्य वंश की जब स्थापना होती है उससे पहले नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद की हत्या हो जाती है। और उसी विस्तार में आप देखिएगा कि मौर्य वंश के जो अंतिम शासक वृद्ध थे उसका शुंग वंश ने उसका हत्या की, और शुंग वंश के जो अंतिम शासक थे उसका कण्व वंश ने। मतलब ये आप कह सकते हैं कि वहाँ पर सत्ता जो है किसी एक वंश पर ज़्यादा समय तक काबिज नहीं हो पाई। मौर्य साम्राज्य एक ऐसा साम्राज्य था जो काफ़ी दिनों तक पूरे मगध में, पूरे भारत में अपना प्रभाव जमा रखी थी। बाकी जितने भी शासक हैं सभी के अंतिम शासक मारे ही गए। ये चीज़ें इस राजनीतिक संघर्ष के चरित्र को दर्शाती है। चलिए आपको समझ में आया होगा, आगे चलते हैं। देखिए जब कण्व वंश आपने पढ़ लिया, हम अब थोड़ा दक्षिण की ओर रुख करेंगे, उसके बाद हम गुप्त वंश पर आएंगे। देखिए एक शासक इसमें प्रमुख शासक, एक और वंश है जो दक्षिण में फैला था। इसके साथ ही आप जब एनसीईआरटी पढ़िएगा तो उसमें भी और वंश की चर्चा होगी। जो आपको मेरे जो इम्पोर्टेंस है, जो बेसिक रूप से, जो 12th के रूप में इम्पोर्टेंस है, उसको चीज़ों में बता रहा हूँ। देखिए एक सातवाहन वंश, इसके शासकों के बारे में आप जब तीसरा चैप्टर पढ़िएगा तो उसमें बताया जाएगा किस तरीके से, मतलब बहिर्विवाह, गोत्र, ये सब सारी चीज़ों की संरचना में सातवाहन वंश का वर्णन होता है। देखिए इसकी जो स्थापना होती है ये 1 ईसा पूर्व में हो जाती है, 1 ईस्वी में। 1 ईस्वी से लगभग ये 2 ईस्वी तक चलता है, यानी आप कह सकते हैं 300 ईस्वी तक चलता है, लेकिन प्रभावित 200 ईस्वी तक ही रहता है। इसका जो विस्तार है, देखिए अपने आप को संहारक कहता है, मतलब ब्राह्मणों का संहारक। इसके काल में भी वैष्णव धर्म को प्रश्रय मिला। इसके काल में वैष्णव धर्म का प्रसार चला। ये दक्षिण में फैला था। हालांकि इसका विस्तार जो है, हम इसका विस्तार पर चर्चा करें तो आज के जो मुंबई, मतलब महाराष्ट्र, और आज के आंध्र प्रदेश, साथ ही मध्य भारत के क्षेत्रों में इसका, मध्य भारत के क्षेत्रों तक इसका विस्तार था। हालांकि बाद में बिहार तक का भी इसका विस्तार हो जाता है। ठीक है, मध्य भारत में इसका विस्तार था। मुख्य रूप से बिहार को आप उतना मान नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी वो कब्जा किया था आगे जाके। ये मुख्यतः मध्य भारत और पश्चिमी दक्षिण भारत में फैला हुआ था। हालांकि ये मौर्य वंश के बाद सबसे शक्तिशाली वंश हुआ। इन दक्षिण में इसको शक्तिशाली वंश आप कह सकते हैं। ठीक है, ये था सातवाहन वंश। इसमें देखिए
जो प्रमुख मतलब जो इसके आप कह सकते हैं जो इसके सम्राट थे, उनका नाम है गौतम सतकर्णी। सतकर्णी गौतम, सॉरी गौतमी सतकर्णी, ये इसके प्रमुख सम्राट थे जो इनके, हालांकि और सम्राट हुए लेकिन ये सबसे प्रमुख सम्राट माने जाते हैं। हालांकि प्रमुख सम्राट इसलिए माने जाते हैं कि इसने क्या किया था कि महाराष्ट्र मतलब गोवा के क्षेत्रों में प्रभाव जमाया। तो इसी काल में संघर्ष मतलब सैन्य अभियान हुए, उसमें उसने महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या गोवा वाले क्षेत्रों में अपना प्रभाव जमाया, इसलिए इसको पश्चिमी सम्राट का भी अति उपाधि मिली है, पश्चिमी सम्राट। ये सतकर्णी सातवाहन वंश है। इसके काल में देखिए चांदी के सिक्के का प्रचलन बढ़ गया था, लेड कॉइन जिसको आप कह सकते हैं, चांदी के सिक्के। इसको इंग्लिश में आप कह सकते हैं लेड कॉइन। ये सातवाहन काल में प्रमुख क्षेत्र था। गौतमी सतकर्णी जो प्रमुख सम्राट था। चलिए, ये हो गई सातवाहन वंश की चर्चा। हम आगे चलते हैं। अब मैंने दक्षिण की ओर रुख किया। यहाँ पर भी अनेक शासक थे जो प्रमुख शासकों में थे। देखिए, हाँ देखिए, दक्षिण भारत में भी सरदार और राजाओं का समूह था। वहाँ पर भी कई वंश स्थापित थे, क्योंकि आप जानते हैं कि बिंदुसार ने पूरी तरीके से दक्षिण पर कोई भी शासक, अशोक ने भी उस तरीके से कब्जा नहीं जमा पाया था। कुछ क्षेत्र थे जहाँ पर चोल, चेर और पांड्य शासकों का जमावड़ा था। ये तीन शासक, इसको कहा गया है तमिलकम। चेर वंश, चोल और पांड्य, इन तीनों जो वंश हैं, तीनों जो राज्य वंश हैं, इसको तमिलकम कहा गया। तमिलकम मतलब ये तमिलनाडु के क्षेत्रों में मुख्य रूप से फैला है। एक उत्तरी तमिलनाडु, एक दक्षिणी तमिलनाडु, व कर्नाटक। ये तीन क्षेत्र में पूरी तरीके से चोर, चेर और पांड्य वंशों का शासक था। यहाँ पर उसका नियंत्रण था और काफ़ी समृद्ध था। जो चोर, चेर, पांड्य शासक हैं, ये भी काफ़ी समृद्ध शासक वंश थे। यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं जमा पाया था। ठीक है, ये आपको बता दिया गया। अब आगे चलते हैं। देखिए, मैंने आपको चोर, चेर और पांड्य के शासकों के बताया, उनका कहाँ विस्तार था, ये सारी चीज़ें मैंने बताया। अब जो बचता है दक्षिण भारत में, हम देखें कि आखिर हमें सातवाहन वंश तो हमें पहले जानकारी मिल जाती है, लेकिन ये चोर, चेर, पांड्य शासकों का जानकारी कहाँ से मिलती है? तो ये तमिल संगम साहित्य, जो तमिल के विद्वानों द्वारा लिखा गया था। यह एक ग्रंथ है, मतलब वहाँ तमिल के लोग इसको ग्रंथ मानते हैं। देखिए, इससे हमें कई चीज़ों की जानकारी प्राप्त होती है। शासक वंश की, कृषि की जानकारी,
व्यापार की, साथ ही धार्मिक व सामाजिक संस्कृति की झलक मिलती है। तो इसकी जानकारी भी तमिल संगम साहित्य से मिलती है। प्रमुख ग्रंथ के रूप में इसकी रचना की गई। कई विद्वानों ने मिलकर इस संगम साहित्य की रचना की। इसमें आप चोर पांडे के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर कृषि, दक्षिण भारत के जो भी क्षेत्र में जो जो विस्तार हुआ, सारी चीज़ों की जानकारी तमिल संगम साहित्य में मिलती है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम आते हैं आपका गुप्त वंश की चर्चा करने। आइए स्टार्ट करते हैं। गुप्त वंश इसको स्वर्ण युग भी कहा गया, खासकर चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। ये जो है मौर्य वंश के बाद सबसे अगर प्रभावी शासक माना जाए, जिस तरीके से मौर्य वंश का विस्तार था, इस पर गुप्त वंश ने भी अपना विस्तार किया। इसमें कई शासकों, समुद्रगुप्त की रचना आप देखेंगे, चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में सुनेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में सुनेंगे, जो काफ़ी प्रभावी शासक थे। यही चलते हैं। देखिए, इसका जो काल है, आपको मैं बता दूं, इसका 280 ईस्वी से लेकर आपका लगभग 500 ईस्वी तक, आप कह सकते हैं 600 ईस्वी तक, हाँ 600 ईस्वी तक इसका जो है, मतलब 7वीं शताब्दी तक इसका विस्तार था। ये इसका विस्तार था। इस समय गुप्त वंश काफ़ी प्रभावित था एवं मजबूत वंश के रूप में था। चलिए हम आइए इनके सम्राटों के बारे में जानते हैं। देखिए, सबसे पहले गुप्त वंश की अगर कोई स्थापना करते हैं तो श्रीगुप्त। श्रीगुप्त क्या करते हैं? गुप्त वंश की स्थापना करते हैं। इनका जो शासनकाल है 280 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व तक इसका शासनकाल है। 300 ईस्वी तक, सॉरी 280 ईस्वी से 300 ईस्वी तक इसने श्रीगुप्त ने क्या किया? मौर्य वंश की स्थापना किया। लेकिन ये मतलब उस तरीके के प्रभावी शासक नहीं हुए, मतलब अब वास्तविक स्थापना इसको नहीं मत, लेकिन इन्होंने गुप्त वंश की स्थापना की। इन्होंने महाराजा की उपाधि धारण की थी सर्वप्रथम। उपाधि एक गुप्त वंश के संस्थापक शासक हैं जिन्होंने गुप्त वंश की नींव रखी थी 280 ईसा पूर्व। अब इनके बाद के शासक में आते हैं घटोत्कच। घटोत्कच ये 280 ईसा पूर्व, 300 से लेकर ईस्वी से लेकर 319 ईस्वी तक ये मतलब सम्राट था गुप्त वंश का। ये द्वितीय शासक है, सेकेंड शासक, ठीक है। और इसने भी महाराजा की उपाधि धारण की। ये जो दो शासक मैंने आपको बताया, श्रीगुप्त और आपका ये जो है घटोत्कच, इन्होंने सिर्फ शासन व्यवस्था पर शासन किया और शासन स्थापना, लेकिन उस तरीके का प्रभाव नहीं छोड़ा। अब हम चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में पढ़ेंगे, जिसको वास्तविक गुप्त वंश का सम्राट कहा जाता है, क्योंकि उसके काल से ही गुप्त वंश का विस्तार और प्रभाव बढ़ा। आइए आगे चलते हैं।
देखिए इसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम जो है इनको वास्तविक संस्थापक माना जाएगा, क्योंकि इनके काल से ही गुप्त वंश का विस्तार प्रारंभ हुआ था। तो वास्तविक संस्थापक है। इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। मतलब दो शासक जो थे महाराजा की उपाधि की थी, ये प्रथम शासक में जो महाराजा धीराज की उपाधि धारण किए थे। इनकी जो विवाह होती है लिच्छवी नरेश की पुत्री से होती है, लिच्छवी की राजकुमारी। कुमार देवी से होती है इनकी विवाह। चंद्रगुप्त प्रथम की विवाह जो होती है कुमार देवी से होता है, कुमार देवी से, ठीक है। और मतलब जब इनका विवाह हुआ तो इनका प्रभाव काफ़ी बढ़ा, इनका प्रभाव में वृद्धि हुआ। मतलब जब ये शादी किए थे लिच्छवी राजकुमारी से, तो इनका जो प्रभाव है शासक का और विस्तार का वो काफ़ी बढ़ गया था, क्योंकि लिच्छवी बिहार में, यानी यहाँ से गुप्त वंश जो है बिहार पर पूरी तरीके से नियंत्रण हो चुका था एवं अपना प्रभाव बंगाल, यूपी के क्षेत्रों में विस्तार कर गया। इसका जो विस्तार है इसके काल में, हालांकि गुप्त वंश के पूरे काल में माना जाए तो यूपी, आज के बिहार और बंगाल के क्षेत्रों में इसका विस्तार पूर्ण रूप से था। इसकी जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी। इनके बाद के काल में पाटलिपुत्र का पतन धीरे धीरे आरंभ हो जाता है। ये चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में आपको मैंने बताया कि किस तरीके से इन्होंने साम्राज्य का विस्तार किया। ये चंद्रगुप्त प्रथम का मैंने शासन व्यवस्था के बारे में आपको चर्चा किया। आइए हम दूसरे शासक के बारे में चर्चा करते हैं जो सबसे महाशक्तिशाली शासक माने जाते हैं, जिनको समुद्रगुप्त कहा जाता है। इनके बारे में आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है। इनके जो लेखक हैं कवि, इनके जो लिखते इनके बारे में जो प्रशंसा की हरिश्चंद्र आपने पहले भी पढ़ा है, आपको ज्ञात होगा। देखिए समुद्रगुप्त जो हैं सबसे प्रतापी शासक, ठीक है। इनको जो है नेपोलियन की संज्ञा दी गई। हालांकि आप मानिए, आपको क्या लगता है कि मतलब नेपोलियन इससे ज़्यादा प्रभावी था समुद्रगुप्त के काल में? समुद्रगुप्त जो है वो एक महान शासक थे जिन्होंने काफ़ी विजय अभियान चलाए, काफ़ी युद्ध लड़े एवं अपना गुप्त वंश का काफ़ी साम्राज्य विस्तार। क्या आपको लगता है कि उससे ज़्यादा नेपोलियन से कम प्रभावित है समुद्रगुप्त? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। लेकिन आप जानते हैं कि हमारे देश में किसकी हुकूमत थी? ब्रिटिश की। तो यूरोप का कोई भी देश नहीं चाहेगा कि हमारा छोड़कर किसी और का नाम हो, इसलिए उसने क्या किया कि समुद्रगुप्त को ही नेपोलियन की संज्ञा दे दी। अरे भाई नेपोलियन, समुद्रगुप्त कहाँ है? आपका नेपोलियन कहाँ है? इसके पास सब कुछ सहायता था, इनके पास तो सिर्फ तलवार था और भी प्राचीन काल में सबसे प्रभावी। तो इनका बराबरी तुम कैसे कर लियो नेपोलियन से? अरे समुद्रगुप्त से बराबरी करो। नेपोलियन जो है मतलब समुद्रगुप्त उल्टा करना चाहे तुम सही कर लिए, ये कहाँ का मतलब है भाई? चलो आगे चलते हैं। इसीलिए कहते हैं
हमारा जो इतिहास है उसमें आपका एंशियंट तो बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा कि एंशियंट पूरी पारदर्शिता के साथ लिखी गई थी, लेकिन जब आप मिडिल में आइएगा तो आप बहुत चीज़ें देखिएगा जिसमें मन गढ़ंत की बातें लिखी गई हैं। हालांकि हम आगे उसकी चर्चा करेंगे। चलिए, सबसे प्रतापी शासक हैं, ठीक है, कई विजय अभियान किए, विजय अभियान कर साम्राज्य का विस्तार किया। मतलब इनके काल में जो है गुप्त वंश काफ़ी फैल चुका था, काफ़ी उसका विस्तार हो चुका था। ये चीज़ें आपको समुद्रगुप्त के बारे में मैंने बताया। इनको नेपोलियन की संज्ञा दी गई, मतलब इनको भारत का नेपोलियन कहा गया। वह हम भी जानते हैं कि आप भी जानते हैं कि समुद्रगुप्त जो थे महान शासक थे, और उनके सामने नेपोलियन और के जैसा तो उनके जैसा बहुत आए गए। फिर भी चलिए, जो संज्ञा दिया गया है आपको तो पढ़ना है, आपको जो सिलेबस उसके अकॉर्डिंग काम करना है। आइए चलते हैं। देखिए, इनकी जो प्रशंसा की है हरिसेन ने अपने लेख प्रयाग प्रशस्ति में की है। प्रशंसा तो हरिसेन इसके कवि दरबारी थे। इसने अपने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी, उसमें समुद्रगुप्त मौर्य के बारे में प्रशंसा की थी। देखिए, इसकी जो जानकारी होती है मेहरोल, हरिसेन समुद्रगुप्त की जो जानकारी है वो हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति से ज्ञात होती है। मेहरौली के स्तंभ से भी ज्ञात होती है। मेहरौली के स्तंभ से समुद्रगुप्त प्रथम के प्रशंसा मतलब उपलब्धि के भी जानकारी मिलती है। इसको आप विजय शासक कर सकते हैं, मतलब इन्होंने काफ़ी अपने गुप्त साम्राज्य का विस्तार किया था, और साथ ही इन्होंने विजय अभियान के साथ साथ वैवाहिक संबंध से भी साम्राज्य का विस्तार किया था। मतलब इन्होंने लगभग विवाह संबंध बनाकर भी अपने क्षेत्र में प्रभाव का काफ़ी विस्तार किया। इसलिए समुद्रगुप्त जो सबसे प्रतापी शासक हैं। इन्होंने कई अपने साम्राज्य काफ़ी रूप से विस्तार किया। चलिए, समुद्रगुप्त और के बारे में आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। हालांकि उससे पहले मैं आपको कुछ कहानी बताना चाहूँगा। समुद्रगुप्त के शासन के बाद 5 साल के लिए समुद्रगुप्त के ही पुत्र हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, और एक और थे अब एक मिनट, हाँ, रामगुप्त नाम के इनके भी पुत्र थे। देखिए, जब समुद्रगुप्त मतलब उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके बाद 5 वर्ष के लिए उनके बड़े पुत्र जो ज्येष्ठ पुत्र हैं रामगुप्त के पास शासन व्यवस्था जाता है। तो उनके पास शासन व्यवस्था जाने के बाद क्या होता है कि उनका एक हुनों के साथ शकों के साथ एक युद्ध होता है। शकों के युद्ध में वो हार जाने के कारण उनकी पत्नी जो है धूरी देवी, जो काफ़ी उस समय सुंदर थी, मतलब आप कहते हैं ना कि कुछ महिलाएं ऐसी होती है जिसको देखकर आप मतलब अशोभनीय, मतलब मन मुग्ध हो जाता है, उस तरह की वो महिलाएं थी। वो काफ़ी सुशील और सुंदर थी। उनको क्या किया कि रामगुप्त जब हार गया शकों से, तो धूरी देवी को शकों को सौंप दिया। इससे क्या हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय जो हैं, जो विक्रमादित्य की उपाधि धारण किए थे, वो इससे काफ़ी क्रोधित हुए, क्योंकि रामगुप्त के छोटे भाई थे चंद्रगुप्त द्वितीय। उन्होंने क्या किया कि शकों के मतलब
अपना जो वेशभूषा है वो महिला के रूप में बदलकर धूरी देवी के स्थान पर उन्होंने शकों के राजा के समीप अपने स्वयं गए, मतलब मिस्त्री के रूप में। वहाँ उन्होंने शक के राजा की हत्या कर दी और वहाँ से धूरी देवी को पुनः मतलब अपने साम्राज्य में ले आया। और उसने क्या किया कि जो उसके बड़े ज्येष्ठ पुत्र थे, ज्येष्ठ भाई थे रामगुप्त, उसकी वो हत्या कर देता है, धूरी देवी से विवाह कर लेता है। यहीं से चंद्रगुप्त द्वितीय की मतलब शासन व्यवस्था आरंभ हो जाती है। ये कहानी आपको बीच में है 5 साल, मतलब समुद्रगुप्त मौर्य के वंश के समाप्ति, समुद्रगुप्त की जब मृत्यु हो जाती है उसके बाद 5 साल के लिए रामगुप्त के पास शासन व्यवस्था। ये सारी चीज़ों को मैंने कहानी आपको बताया। अब हम चंद्रगुप्त द्वितीय की उपलब्धि के बारे में जानेंगे। देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय इनका शासक 380 ईस्वी से 412 ईस्वी तक चला। ठीक, इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। हालांकि आप इतिहास पढ़िएगा तो उसमें 14 विक्रमादित्य शासक होते हैं, उसमें चंद्रगुप्त द्वितीय भी काफ़ी प्रभावी शासक थे। इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। जो आपको सबसे प्रभावी शासक आपको लगेंगे। देखिए जब विक्रमादित्य की उपाधि धारण करते हैं उसके बाद हाँ चंद्रगुप्त द्वितीय हैं, इन्होंने भी अपना साम्राज्य को संगठित किया। और काफ़ी शक्तिशाली शासक हुए। गुप्त वंश में महान शासक इन्होंने काफ़ी अपना साम्राज्य का विस्तार किया, वहाँ के आर्थिक समृद्धि, व्यापार, सारी चीज़ों के बारे में बढ़ावा दिया। इन्हीं के काल में फायान आते हैं, जो चीनी यात्री फायान आते हैं। मतलब जो इन्हीं के काल में क्या होता है कि चीनी यात्री जो हैं फायान वो यहाँ पर आते हैं। उनके भी यात्रा वृत्तांत से क्या होता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानकारी मिलती है। हालांकि इनके काल में 9 रत्न रहते थे, मतलब 9 विद्वान, 9 रत्न। देखिए एक तो यहाँ पे एक कालिदास थे, दूसरे आपके हो जाते हैं हरिसेन, तीसरे आपके हो जाते हैं धनवंतरी, चौथे आपके हो जाते हैं शंकु, 5वें आपके हो जाते हैं बरामिहिर, ये 5 बताएं आप, 4 और बताना आपको लोगों ने उतार लिया होगा। चलिए आगे चलते। अब देखिए बारूची, ये आते हैं 6ठे नंबर पर। बारूची होगा, बारूची, ठीक है। इसके साथ ही आपके बेटलमठ बेटल भट्ट हो गया, बेटल भट्ट, ठीक है। एक और होते हैं कासाबंका, ये इनके काल में 9 रत्न थे, 9 विद्वान थे, इसलिए इनको कवि राज भी कहा। इनके शासनकाल में काफ़ी कवियों, कलाकारों को प्रशय मिला था। ये थी चंद्रगुप्त द्वितीय की जानकारी।
जो मैंने आपको बताया। अब देखिए 2 और शासकों के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए एक है कुमारगुप्त, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद शासन व्यवस्था में आए। इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नालंदा विश्वविद्यालय जो है पूरे एशिया, पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा फेमस विश्वविद्यालय था जहां अनेकों तरह के शास्त्र, विद्या, वेदों की पढ़ाई सारी चीज़ें होती थी, जिनको गयासुद्दीन नाम के शासक ने उसको जला दिया। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की कुमारगुप्त ने। इनके बाद आते हैं स्कंदगुप्त। चलिए स्कंदगुप्त के बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए स्कंदगुप्त ये आपके कुमारगुप्त जो हैं उनके बाद ये शासन व्यवस्था में आते हैं। इनका जो शासनकाल है 455 से 467 ईस्वी तक, ठीक है। इन्होंने हुनों को सर्वप्रथम हुनों को परास्त किया था। इन्होंने भी विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ये आपके गुप्त वंश के जो हैं प्रमुख शासक थे, उनके बारे में मैंने चर्चा की है। इनके साथ ही धीरे धीरे क्या होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य में अब कमज़ोर शासकों का आना जाना होता है, उस कारण से धीरे धीरे गुप्त वंश पतन हो जाता है। इसी के साथ ही जो पाटलिपुत्रा, ये सब राजगिरी जो प्रमुख नगर थे उनका भी पतनशीलता धीरे धीरे आरंभ हो जाता है। इसके साथ ही अब देखिएगा इनके काल के बाद बाहरी शासकों का बाहरी शासक आते हैं जो शासन व्यवस्था मतलब अपना शासन स्थापना कर लेते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। अब कुछ टॉपिक्स आपके पास ज़्यादा बचा नहीं है, मैं बस एक वीडियो या एक छोटा वीडियो बना के वो वीडियो उसको मैं इसे प्रो ख़त्म कर दूंगा। और आपको उम्मीद करते हैं ये वीडियो अच्छा लगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जो भी डाउट आपके मन में है और जो भी आप मेरे पुराने वीडियो देखें, जो इस बार नए जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मैं भी रिक्वेस्ट है कि आप पुराने का वीडियो देखें। जो भी आपको इस चैप्टर में डाउट लगे आप हम कमेंट कर सकते हैं, मैं उस डाउट पर आपका सॉल्व करूंगा। और जो भी मैंने अभी 3 चैप्टर, ये तीसरा चैप्टर हो जाएगा, क्योंकि एक चैप्टर मैंने हड़प्पा सभ्यता पढ़ा दी, उसके साथ ही पॉलिटिकल साइंस की कोल्ड वॉर है यानी शीत युद्ध का युग पढ़ा दिया। अब हिस्ट्री का दूसरा चैप्टर चल रहा है, ये महाजनपद काल का। ये 3 चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया है। 3 चैप्टर पर जो भी आपको कन्फ्यूजन है उस पर आप कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।